दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 1 फरवरी 2021। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि बजट और आर्थिक समीक्षा का वीडियो अलग से दूंगा। कल वीडियो नहीं आ पाया था परीक्षा खबरी का, तो आज 31 जनवरी के भी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न तथ्य हैं उनको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। बजट और आर्थिक समीक्षा का अलग से दे देंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्स प्रोजेक्ट, और बता दें कि गुप्त साम्राज्य आधा हो चुका है, तो कल से लाइव क्लास होगी तो गुप्त साम्राज्य से फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस डेली करते रहिए। बस स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है, काफी चर्चा में है। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि विश्व बैंक इसमें सहयोग कर रहा है और $500 मिलियन की वित्तीय सहायता उसने प्रदान की है। ये शिक्षा मंत्रालय अर्थात भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। शिक्षा मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक ने 28 जनवरी 2021 को इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। मुख्यतः 6 राज्यों के लिए योजना चलाई जाएगी: केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसमें स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। भारत के 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है भारतीय नौसेना के इन फैक T-81 को डिकमीशन किया गया। बस इतना ही जानिए, पूछेगा नहीं, वैसे इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ को PM मोदी संबोधित करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। PM मोदी ने प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ को पे जो है के अवसर पर देश को संबोधित किया। 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया जाएगा या किया गया। अब तो 31 जनवरी बीत गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्षगांठ समारोह को संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध भारत रामकृष्ण ऑर्डर की एक मासिक पत्रिका है। इसको शुरुआत किसने की थी इसकी? तो इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां से प्रश्न आ सकता है, कब की थी? वर्ष 1896 में। अद्वैत आश्रम मायावती द्वारा प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये अद्वैत आश्रम क्या है? ये मायावती कौन है? ये मायावती कोई है नहीं दोस्तों, ये मायावती एक जगह है। कहां पर? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, ये मायावती उत्तराखंड में जगह है जहां पे 1901 में स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद कुछ समय तक वहां पर रह करके लोगों की सेवा की थी, कुछ चिकित्सालय और आश्रम आदि स्थापित किए थे। तो यहाँ पर ही ये प्रबुद्ध भारत की 125वीं जयंती का वर्षगांठ समारोह आयोजित किया गया है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका ने देश के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को फैलाने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य किया है। ये मायावती, आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, उत्तर प्रदेश वाली नहीं है मायावती जी। एशिया प्रशांत व्यक्तिकृत स्वास्थ्य सूचकांक, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, तो किसके द्वारा जारी हुआ? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU द्वारा जारी हुआ। यह सूचकांक एशिया प्रशांत क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा को अपनाने में तत्परता को मापता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिंगापुर और भारत अर्थात सिंगापुर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। ठीक है, सभी 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में। वहीं ताइवान ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। भारत 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में से 10वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा, किसमें? कैसरे स्थान भारत? 10वें स्थान पे है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में। वहीं इंडोनेशिया सबसे अंतिम अर्थात 11वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, ये हर बार महत्वपूर्ण रहता है। टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज दक्ष विद सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से इसको जारी किया है, लेकिन मुख्यतः टाटा ट्रस्ट जारी करता है। ध्यान रखिएगा, यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। पिछले वर्ष इससे प्रश्न भी आए काफी एग्जाम्स में। समग्र रैंकिंग न्याय वितरण प्रणाली के 4 स्तंभों न्यायपालिका, पुलिस, जेल और कानूनी सहायता में राज्य की रैंकिंग को दर्शाती है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड पेपर में जहां पर सामाजिक न्याय से जुड़ा प्रश्न आएगा, ये आप इंडेक्स दिखा सकते हैं। ठीक है, या सोशल जस्टिस का जिसमें भी, चाहे थर्ड पेपर में आए चाहे फर्स्ट पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, वहां पे आप इस इंडेक्स को याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल आप जरूर करेंगे। तो 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष पर स्थान पर रहा। उसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना थे।
वहीं सबसे अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा। तो उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो ये चीज आप दर्शाइएगा। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर कायम रहा, वहीं सबसे निचले स्थान पे अरुणाचल प्रदेश छोटे राज्यों में रहा। पुलिस बल में महिला अनुपात ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य पुलिस बल में 25.3% महिलाओं को रोजगार देने के साथ 25 राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। कौन? बिहार। ठीक है, तो आपको पता होगा बिहार में काफी आरक्षण, सबसे ज्यादा आरक्षण महिलाओं को बिहार में ही दिया जा रहा है शायद अभी। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूं, तो कंफर्म आप लोग करके अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन जहां तक मुझको मालूम है सबसे ज्यादा 33% वहीं पर दिया जा रहा है महिलाओं को आरक्षण। ठीक है, तो उनके कई वर्षों से आरक्षण दे रहे हैं। तो अभी की स्थिति क्या है कि 25.3% महिलाएं जो हैं पुलिस बल में रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए बिहार पहला स्थान, सबसे शीर्ष स्थान पे है। तमिलनाडु में महिला पुलिस अधिकारियों का उच्चतम प्रतिशत है, इसके बाद मिजोरम का स्थान है। तो उच्चतम प्रतिशत महिला पुलिस अधिकारियों का बात कर रहा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। महिलाओं को राज्य पुलिस बल में रोजगार अर्थात अधिकारी और जो अन्य स्टाफ है उनको मिलाकर वहीं अधिकारियों की बात की जाए तो तमिलनाडु शीर्ष स्थान पे है, वहीं मिजोरम का उसके बाद दूसरे स्थान पे नाम है। न्यायपालिका में महिला अनुपात, तो कुल मिलाकर देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महिला सशक्तिकरण का मुद्दा आएगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर कहीं भी आ सकता है, इसको आपको ऐड करना है। फोर्थ पेपर में महिलाओं से संबंधित अगर नैतिक मुद्दे आएंगे तो इन सबको आप जरूर दिखाइएगा कि ये हाल में महिलाओं को अगर देखेगा कि सुधार क्या क्या किए गए हैं, तो सुधार के बाद क्या स्थिति है वर्तमान में, ये आप केस स्टडी के रूप में बिहार वाला जरूर दिखा सकते हैं कि आरक्षण दिए जाने के बाद ये स्थिति अभी महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है तमाम क्षेत्रों में। न्यायपालिका में महिला अनुपात, तो कुल मिलाकर देश के उच्च न्यायालयों में केवल 29% न्यायाधीश महिलाएं हैं, लेकिन सिक्किम को छोड़कर किसी भी राज्य में 20% से अधिक महिला न्यायाधीश नहीं है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में सशक्तिकरण अभी अपरिहार्य है। 4 राज्यों बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय उच्च न्यायालयों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। ठीक है, लगभग 14% जो लोकसभा वर्तमान में है उसमें महिलाएं सदस्य हैं, तो उसको ही बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, लगभग 50% अगर उनकी जनसंख्या है तो उनको भागीदारी भी उसी अनुसार लगभग मिलनी चाहिए, कम से कम 40-50% रहना चाहिए, है ना। तो इस दिशा में कार्य करना चाहिए गवर्नमेंट को, और हमें भी हर किसी का एक नैतिक दायित्व बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि IMF ने कहा है और कई वर्ल्ड संस्थाओं ने कहा है कि, और यहाँ तक कि जो UNDP जारी करता है मानव विकास सूचकांक, उस सूचकांक में एक लैंगिक अंतराल सूचकांक भी जारी होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण कर दिया जाए तो जो महिला से संबंधित असमानता है, जिसके कारण कि लगभग 26% का नुकसान SDI में भारत को होता है, वो नहीं होगा, तो भारत उच्च प्रदर्शन वाले देशों में शामिल हो जाएगा, है ना। तो काफी कुछ सशक्तिकरण के बाद भारत की स्थिति में सुधार हो सकता है, क्योंकि आधी आबादी देखा जाए तो अभी विकास के पथ से काफी दूर है। चलिए, भारत सरकार लॉन्च करेगी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इस योजना को 945 करोड़ रुपए के कोष के साथ लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश, प्रोटोटाइप विकास और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। उद्देश्य जानते रहिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत, ये थोड़ा सा रोड पे गाड़ी खड़ी करके आप लोगों के लिए वीडियो ये बना रहा हूँ, अभी गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा, उसके बाद जो है कल से लाइव होगा। कहाँ पर था? ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत देश भर में चयनित इनक्यूबेटरों के माध्यम से फंड वितरित किया जाएगा। यह योजना 2021, ध्यान रखिएगा, 2021 से 25 तक के लिए मिशन मोड में होगी। SISFS के लॉन्च पर, अर्थात इसका फुल फॉर्म है, के लॉन्च पर आधिकारिक अधिसूचना उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग द्वारा जारी की गई थी। DPIIT द्वारा ये जारी की गई थी, तो ये भी अधिसूचना के बारे में पूछ सकता है। SISFS का समग्र कार्यान्वयन और निगरानी कौन करेगा? तो DPIIT ही करेगा। इसके लिए DPIIT एक विशेष सलाहकार समिति का गठन करेगा। विशेष सलाहकार समिति सीड फंड को आवंटित करने के लिए इनक्यूबेटरों को मूल्यांकन और चयन करेगी।
किसी भी स्टार्टअप को केवल एक बार सीड सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। हालांकि इतना आपको बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए रटने की जरूरत नहीं है, मेंस के लिए ये आप जोड़ सकते हो कि ये स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। और इसमें ये विशेषताएं हैं। किसी भी स्टार्टअप को केवल एक बार सीड सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन, सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य सेवा, वस्त्र, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा, ऊर्जा, रेलवे, वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में नवीन समाधान तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, विशेषताएं इसकी। हाल ही में पाकिस्तान ने बासमती चावल को अपने भौगोलिक संकेतक अधिनियम 2020 के तहत भौगोलिक संकेतक का टैग दिया है। पाकिस्तान यूरोपीय संघ से बासमती चावल को अपने उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी ये काफी ऊटपटांग कह सकते हैं, पाकिस्तान ने बासमती राइस को अपना बताते हुए जीआई टैग उस पर कब्जा करने के लिए, उसके पेटेंट पर जीआई टैग उसको जो है प्रदान कर दिया है। जीआई टैग होता क्या है दोस्तों? ये भौगोलिक संकेतक है, ठीक है, जो बौद्धिक संपदा अधिकार के 7 प्रमुख घटक हैं उनमें से एक है। मुख्यतः किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित कृषि, प्राकृतिक तथा निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुएं होती हैं जिनको भौगोलिक संकेतक कहते हैं, जिनको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है। आमतौर पर इन उत्पादों का नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो कि वास्तव में इनकी उत्पत्ति स्थान विशेषता को अभिव्यक्त करता है। जीआई टैग देने से लाभ क्या होता है? तो एक बार जीआई सुरक्षा प्रदान किए जाने के बाद किसी अन्य निर्माता द्वारा इससे मिलते जुलते उत्पादों को बाजार में लाने के लिए, पेपर थर्ड में आएगा दोस्तों, जीएस पेपर थर्ड मेंस के एग्जाम में, कि किसी अन्य निर्माता द्वारा इससे मिलते जुलते उत्पादों को बाजार में लाने के लिए इनके नाम का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। यह संकेत ग्राहकों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, इसीलिए दिया जाता है ताकि जो है, जो सृजन, जिन लोगों का सृजन में योगदान रहा है उनको उसमें लाभ मिल सके। भौगोलिक संकेत का पंजीकृत मालिक कौन होता है? अगर ये पूछा जाए तो किन्हीं व्यक्तियों या उत्पादकों का संघ, कानून के अंतर्गत अथवा इसके द्वारा निर्धारित संस्था अथवा प्राधिकरण कोई भी भौगोलिक संकेतक का पंजीकृत मालिक हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति हो, संस्था भी हो सकती है, ठीक है, एक समूह हो सकता है, एक प्राधिकरण हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसने इसके सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक भौगोलिक संकेत का पंजीकरण, ध्यान रखिएगा, 10 साल की, भारत में अगर बात की जाए तो 10 साल की अवधि तक के लिए वैध होता है। इसे समय समय पर आगामी 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं अर्थात ट्रिप्स पर समझौते के तहत किया जाता है। ट्रिप्स समझौते के तहत ही 7 प्रकार के जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनकी पहचान की गई है, जिसमें पेटेंट, जीआई टैग, कॉपीराइट आदि प्रमुख हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 भारत में, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत भारत में दिया जाता है, जो कि सितंबर 2003 में लागू हुआ। और इसको देता कौन है? तो डायरेक्टर ऑफ कंट्रोलर जनरल जो पेटेंट का है वो जीआई टैग प्रदान करता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान करने वाला अर्थात जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो दार्जिलिंग चाय है वो पहला भारतीय उत्पाद बना था, सबसे पहले दिया गया था उसको। इसके बाद तो लाइन लग गई, प्रत्येक वर्ष जीआई टैग दिए जा रहे हैं। महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश के झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर का पश्मीना, केसर, तमाम जो उत्पाद हैं उनको अभी तक जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। NCAVES इंडिया फोरम 2021 क्या है ये? तो प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन, नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस, इंडिया फोरम 2021 इसका फुल फॉर्म है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसके द्वारा? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया।
यह जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यूएनएसडी के एनसीएवीईएस प्रोजेक्ट का एक भाग है, ध्यान रखिएगा। ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के एनसीएवीईएस का एक भाग है, जिसका फुल फॉर्म है एनसीएवीईएस इंडिया फोरम 2021। इंडिया जो भारतीय संस्करण है इसका उद्देश्य क्या है? तो 5 देशों को आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए भविष्य में उपयोग के लिए पर्यावरण की संवहनीयता एवं संरक्षण करने में सहायता प्रदान करना है। भारत इस परियोजना में भाग लेने वाले 5 देशों में से एक है। पर्यावरण पारिस्थितिकी के तहत आपका 3rd पेपर जीएस के आएगा मेंस में। अन्य देश ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको हैं। एनसीएवीईएस परियोजना का उद्देश्य ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के सिद्धांतों और प्रणालियों को उन्नत करना है। इस परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जैव विविधता सम्मेलन, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यूएनएसडी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5 भागीदार देशों के लिए विशेष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन में पर्यावरण आर्थिक लेखांकन पर उपलब्ध जानकारी एवं प्रचलित कार्य प्रणालियों को उन्नत करने में सहायता प्रदान करना है। इस परियोजना की अवधि वर्ष 2021 के अंत में समाप्त होगी। ध्यान रखने वाली बात है, कब? 2021 के अंत में समाप्त होगी। पूर्व एमईपी काजा कलास बनी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। पूछ सकता है, इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस पूछता ही है कि कौन जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्या नाम है इनका? काजा कलास। मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए जिस पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, नामदेव चंद्रभान कांबले को। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को जिस तारीख से लागू करने की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा, 15 वर्ष से पुराने वाहनों को, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछेगा 10, 15, 20, 25 दे देगा, तो 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को जिस तारीख से लागू करने की घोषणा की है, तो ये तारीख भी याद रखनी है, 1 अप्रैल 2022 से। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में जो जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो मार्केलो रेवेलो डी सूजा ये दोबारा बन गए हैं राष्ट्रपति। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो जलवायु जोखिम सूचकांक जो जारी होता है जर्मन वॉच के द्वारा, भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। पिछली बार ध्यातव्य है, पिछली बार भारत 5वें स्थान पे था, अभी 7वें पे आ गया है। ओके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, कितने? 7.3%। ठीक है, और आईएमएफ ने 11%। ध्यान रखिएगा। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, किसे? अजीत विनायक गुप्ते को। ये वन लाइनर है, इनको याद रखिएगा। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, ये महत्वपूर्ण है कि कहाँ के? इटली के। ओके, क्या नाम है इनका? प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में जिस आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है तो शुभदर्शनी त्रिपाठी। यह हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति शुरू की है। तो यह ऐसी नीति शुरू करने वाला पहला खाड़ी अरब देश बना है। ठीक है, प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति शुरू करने के लिए पहला खाड़ी अरब राष्ट्रीय बना है। आर एस शर्मा बने आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो कौन अभी सीईओ बना है आयुष्मान भारत कार्यक्रम का? तो आर एस शर्मा। स्मृति ईरानी ने 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तहत आयोजित किया गया था। ठीक है, और नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन किया गया। तो इतनी बातें याद रखिए, हालांकि ये वाला तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सीईओ आप ध्यान रखिएगा, वो पूछ सकता है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया था? ध्यान रखिएगा, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस
नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाने के लिए 30 जनवरी को कुतुब मीनार को रोशन किया गया था। ओके, दूसरा वार्षिक विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ये दूसरा था, ठीक है, वार्षिक विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग 30 जनवरी 2021 को मनाया जाता है, अर्थात 30 जनवरी को मनाया गया। भारत में दुनिया के 11 प्रमुख एनटीडी का सबसे बड़ा बोझ है। इस दिन को मनाने के लिए दुनिया भर के 25 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक स्थलों को रोशन किया गया। भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार को रोशन किया। तो आपको पता है विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है, यूनेस्को जो कुतुब मीनार है, तो उसको रोशन किया। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पूछ सकता है कि स्टेटमेंट दे सकता है केवल भारत में ही रोशन किया गया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दुनिया भर के 25 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक स्थलों को रोशन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं? तो चाइना के साथ, पता ही है कि उसी के साथ तनाव चल रहा है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना स्टडीज के में मुख्य भाषण दिया। किसने दिया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने चीन के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए 8 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए। तो कहां पर किया, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी एनएसओ के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? 19-20 के लिए तो 4% थी, ध्यान रखिएगा। ये संशोधित अनुमान है। ओके, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने हाल ही में अपना संशोधित राष्ट्रीय खाता डेटा जारी किया। इन आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के लिए जो बीत गया वित्तीय वर्ष, आर्थिक विकास दर को संशोधित कर 4% कर दिया गया। ओके, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण। बाकी इससे भी रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हमने बनाए हैं, ठीक है, वो बजट और आर्थिक समीक्षा के साथ ही हो जाएगा। संपूर्ण आर्थिक आंकड़े वो साल भर के लिए आपका काम देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहता हूँ कल से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के प्रीलिम्स के कोर्स शुरू हो जाएंगे। आंसर राइटिंग भी कल से शुरू हो जाएगी। आप लोग भाग लेना चाहते हो तो मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।